अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था टिपिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हमारे पास नॉर्मली जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं और वो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर्स में जो हमने डिस्कशन की थी तो वो जनरल हमने जो है ना जिक्र किया था कि हमारे पास जो है ना डिविजनलाइज स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास जो है ना हायरार्कीज जो है ना कोई फ्लैट होती है, कोई टॉल होती है, कोई हमारे पास जो है ना एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, तो कोई मैट्रिक्स की तरफ जाता है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो जो है ना हमारे पास नॉर्मली क्या करती हैं कि वो अपने स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन में जो उसके अपने प्रोसेसेस चलते हैं उनको तीन मेजर डिसीजंस के ऊपर डिवाइड करता है। एक डिवीजन ऑफ लेबर, दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा डेलीगेशन के ऊपर। डिवीजन ऑफ लेबर के ऊपर हमने डिस्कशन की थी, हमने कहा था कि जॉब्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर एक को असाइन करना, उसको बताना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत इसके कि हर बंदा एक ही काम के लिए बैठा हुआ हो और आपस में लड़ रहा हो कि ये काम तो मेरा है, दूसरा कहे कि ये काम मेरा है। ठीक है, तो इसलिए हमें हर एक बंदे की जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिटरमाइन करनी होंगी ताकि एट द एंड ऑफ द डे हम उससे पूछ सके, हम उससे जो है ना उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर सके कि मैंने आपको ये काम असाइन किया था, आपने उसको सक्सेसफुली किया कि नहीं किया। और जिसने नहीं किया तो उसको जो है ना उसी तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, ट्रीटमेंट उसकी हो सकती है, ट्रेनिंग हो सकती है, उसके स्किल को यूटिलाइज किया जा सकता है कि यार हम उसको किसी और जगह पे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि हमने जिक्र किया था कि हमारे यहाँ जो है ना अगर हम एग्जांपल देखते हैं ड्रेसेस की, ठीक है, तो गारमेंट फैक्ट्री है, तो एक बंदा जो है ना कटिंग कर रहा होता है, दूसरा स्टिचिंग कर रहा होता है, ठीक है, तीसरा बटन लगा रहा होता है, चौथा उसकी पैकिंग वगैरह कर रहा होता है। तो हमने क्या किया, हर एक को उसके जॉब्स, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करके दे दी, क्योंकि हमने क्या करना है कि हमारा मेन मकसद एफिशिएंसी इफेक्टिविटी है। तो लेस इनपुट पे ज्यादा आउटपुट तभी आएगा जब राइट पर्सन ऑन द राइट प्लेस होगा। अगर मैं एक ही बंदे से डिफरेंट टास्क देना शुरू कर दूंगा तो वो एफिशिएंसी मुझे नहीं मिलेगी जो मुझे एक स्पेशलाइज्ड बंदा परफॉर्म करके देगा। अब लेट्स से कटिंग वाला बंदा है तो वो स्टिचिंग भी कर रहा हो, तो फिर दूसरे ड्रेस के ऊपर कौन फोकस करेगा? तो फिर तो काम रुक जाएगा, जब तक इसने ये कंप्लीट ना किया तब तक वो दूसरा काम नहीं कर सकेगा। तो उसकी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो गई है। और हो सकता है कि उसको वो स्टिचिंग का काम आता ही ना उस तरीके से जैसा एक स्पेशलाइज्ड बंदा कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हर एक को अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली उनसे काम लेना होता है। सेकंड हमारे पास आया था डिपार्टमेंटाइजेशन। हमने कहा था कि ग्रुपिंग जॉब्स टुगेदर, कि हमें डिपार्टमेंट वाइज जो है ना कामों को इकट्ठा करना होगा, हमें जो है ना डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट्स बनाने होंगे कि यार आपने ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा, ये डिपार्टमेंट ये काम करेगा। लेट्स से कोऑर्डिनेशन जो है ना कोऑर्डिनेशन करेगी स्टूडेंट्स के साथ, फ्रंट ऑफिस में बैठे हुए लोग जो है ना वो क्या करेंगे, जो है ना उनके साथ एडमिशन्स वगैरह के ऊपर बात करेंगे। हमारे जो है ना रिसेप्शन पे बैठा हुआ है तो वो जो है ना अलग काम करेगा। फिर हमारे पास जो है ना अगर कोई एचआर वाला डिपार्टमेंट बैठा हुआ है तो वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड मसलों को हल करेगी। तो हमें डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कि हम हर एक चीज को जो है ना एफिशिएंटली ऑपरेट कर सकें और हर एक जो है ना डिपार्टमेंट की कंट्रीब्यूशन को जज कर सकें। तो इसलिए कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग companies typically use traditional structures for organizing their resources. These almost always involve departmentalization so that similar tasks can be grouped together. Traditional structures are quite rigid, grouping employs one or more of the following criteria. ठीक है, कि हमारे पास जो है ना जब हम डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम अपने ही फेमिलियर टास्क को करने के लिए फेमिलियर लोगों को इकट्ठा करते हैं ताकि वो जो है ना काम को बेहतर कर सके। अब एक बंदा जो है ना स्टिचिंग कर रहा है तो स्टिचिंग वाले को मैंने जो है ना एक और जगह पे बिठा दिया है, लेट से मैंने जो है ना उसको गोदाम में बिठा दिया, दूसरा स्टिचिंग वाले को मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टर के ऑफिस के साथ बिठा दिया। तो काम दोनों एक ही कर रहे हैं। तो इससे बेहतर क्या है कि मैं इनको सबको इकट्ठा करके एक जगह पे बिठा के एक डिपार्टमेंट बना लूँ, दूसरे को दूसरा डिपार्टमेंट बना लूँ, तीसरे को तीसरा डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। तो मेरे पास जो है ना एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी और रिलेटेड टास्क पर एक दूसरे को अच्छा आइडिया वगैरह भी सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कहते हैं कि नॉर्मली हमारे पास जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जो बनाए जाते हैं तो वो लोगों को जो है ना इकट्ठा किया जा सकता है किस चीज के बेसिस पे, उनके फंक्शन वाइज। हमने कहा जी मार्केटिंग वाले हैं, सबको मार्केटिंग वाले को इकट्ठा कर दो, सेल्स है तो सेल्स वालों को अलग कर दो, फिर फाइनेंस वाले हैं तो फाइनेंस वाले को अलग कर दो, अकाउंटिंग वाला है तो उसके फंक्शन वाइज जो है ना उनको अलग कर दो। फिर प्रोडक्ट वाइज हम उसको कर सकते हैं कि जी मोबाइल फोन है तो ये मोबाइल फोन वाले हो गए, ये जो है ना कार्स वाले हैं तो ऑटोमोबाइल वाले साइड पे कर लो, ये हमारे पास जो है ना बाइक्स वाले हैं तो बाइक्स वालों को अलग कर दो। तो उनके प्रोडक्ट वाइज भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फिर प्रोसेसेस वाइज जैसे हमने कहा स्टिचिंग हो गया, हमारे पास जो है ना कटिंग हो गया, तो इन प्रोसेसेस के वाइज भी आप उनके अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकते हो।
फिर कस्टमर बेसिस पे कर सकते हो कि जी हमारे हाई कस्टमर प्रायोरिटी कस्टमर है, इनको कैसे डील करना है, ये लो प्रायोरिटी हमारे पास है, या इनके जो है ना हमारे पास क्रेडिट कार्ड वाले कस्टमर्स हैं, ये हमारे पास जो है ना नॉर्मल डेबिट कार्ड वाले हैं, ये हमारे पास जो है ना एक करंट अकाउंट वाले हैं। तो इस तरीके से भी हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। रीजन वाइज हम उसको कर सकते हैं कि जी पेशावर हो गया, फिर हमारे पास जो है ना लाहौर हो गया, फिर मुल्तान हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी हम उनको स्प्लिट कर सकते हैं, हम उनको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इन लोगों ने इन जगहों को जो है ना डील करना होगा और यहाँ पे ये लोग जो है ना हमारे फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए कहता है कि टू अदर टाइप्स ऑफ बिजनेस structures are contemporary and team structures. These are more flexible than traditional structure, allowing management to move employees as needed to respond to dynamic working environment. Project-based companies like software companies and service companies, for example, would often benefit from these more flexible types of structure. कि हमारे पास जो है ना कुछ कंटेम्प्रेरी, ठीक है, सिचुएशन के साथ जो लेटेस्ट हमारे पास जो है ना स्ट्रक्चर चल रहे हैं, उसके साथ जो लेटेस्ट हमारे पास डेवलपमेंट आ रही है, उसके साथ स्ट्रक्चर बना सकते हो। या फिर आपके पास जो है ना हम कहते हैं कि टीम स्ट्रक्चर्स, ठीक है, कि आप टीम वाइज चलो, कि टीम में बना के जो है ना काम लो। जैसे प्रोजेक्ट वगैरह में होता है कि आप सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं तो जी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, सबको इकट्ठा कर दो, एक टीम बना लो। फिर हमारे पास जो है ना क्या हो रहा है, कोई और जो है ना टेलीकम्युनिकेशन फंक्शन हमने परफॉर्म करना है, तो हमने उसके बेसिस पे क्या कर दिया, एक टीम बना ली स्पेशलाइज लोगों की, और हमने जो है ना उसको एक डिपार्टमेंट का नाम दे दिया कि ये लोग जो है ना इसमें बैठ के इस स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। तो कहते हैं कि टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर वुड फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कंसिस्ट ऑफ few core departments and some support functions. A vice president would oversee each of these divisions and report to the company's president, who is responsible for all three divisions and is normally at the top of manufacturing company organizational chart. ठीक है, कि हायरार्की हमारे पास जो है ना हमने देखा हुआ है, चार्ट्स वगैरह जो हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसमें अगर हम देखें तो टॉप में हमारे पास कौन बैठा होता है, हमारे पास जो है ना कंपनी का प्रेसिडेंट बैठा होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, फिर हमारे पास जो है बाकी डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास क्या कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करें, अपना रोल परफॉर्म कर रहे हैं, हमें जो है ना सपोर्ट एक्टिविटीज परफॉर्म करके दे रहे हैं, ताकि ये जो है ना जो डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो है ना डिविजन्स हैं, ये तीनों के तीनों डिविजन हमारे पास बेहतर तरीके से काम कर सके, हमें जो है ना एफिशिएंसी क्रिएट करके दे दें, हमें रिजल्ट ओरिएंटेड जो है ना ऑर्गेनाइजेशन मिल सके। तो जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल के ऊपर हमने पहले बात कर ली कि हमारे पास जो है ना फंक्शनल डिपार्टमेंट में क्या होता है, कि हमारे पास जो है ना उनका जो मेन फंक्शन होता है उसके ऊपर हम उसको जो है ना अपना डिपार्टमेंट का नाम देते हैं। अब फाइनेंस वाले हैं तो फाइनेंस का काम है उनका फंड एलोकेशन, उसके जो है ना प्लानिंग करना, तो उनका अलग डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स है, हायरिंग फायरिंग, उनकी जो है ना रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ये सारा का सारा प्रोसीजर हमें परफॉर्म करना होता है, तो इसी के बेसिस पे ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट। सेल्स वालों का काम सेल्स जनरेट करना है, हमारे उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट। इसी तरीके से हम उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, हम उनके जो है ना डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करते हैं। और इन एग्जांपल दी हुई आपको एदन एलन की इंटीरियर्स की, ये जो फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी 5 किस्म के डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। एक रिटेल का हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, एक सोर्सिंग, फिर लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस और प्रोडक्ट डिजाइन। तो हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना क्या कर रहा है, फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ताकि एक स्पेशलाइज्ड वर्क हमारे पास आ सके, स्पेशलाइज्ड टास्क आ सके। और सबसे बड़ा फायदा इसका यही होता है हमारे पास कि हमें ये चीज आइडेंटिफाई हो जाती है कि कौन सा डिपार्टमेंट हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, कौन से जो है ना कंट्रीब्यूशन ज्यादा कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम उसको इजीली स्पेसिफाई कर पाते हैं। सेकंड, हमारे पास हमने कहा कि प्रोडक्ट हमारे पास डिपार्टमेंटाइजेशन है। कहता है कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंटेशन डिवाइड कंपनी रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, कि कंपनी जो जो प्रोडक्ट्स बना रही है उसी के बेसिस पे वो क्या कर देगी, कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अब जैसे हमने कहा कि स्मॉल अप्लायंसेस हो गया तो एक डिपार्टमेंट, लार्ज अप्लायंसेस हो गया दूसरा डिपार्टमेंट, ठीक है, मोबाइल फोन हो गया चौथा डिपार्टमेंट आपके पास जो है ना। तो हर एक चीज के बेसिस पे, हर एक प्रोडक्ट के बेसिस पे आप अपने अपने डिपार्टमेंट बना लेते हो, कि आपको पता चल सके कि जी मेरा कौन सा डिपार्टमेंट काम अच्छा कर रहा है, कौन सा नहीं, कौन सा प्रोडक्ट मेरा सक्सेसफुल जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा। अगर मैं सबको मिक्स करके खिचड़ी चलाता रहूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन सी की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, कौन सी की कंट्रीब्यूशन कम है, और किसके लिए कौन स्पेशलाइज्ड बंदा है, कौन स्पेशलाइज्ड नहीं है। मैं उस चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। तीसरा हमने कहा कि हमारे पास रहता है प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन, कि प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन डिवाइड्स डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन वर्क बीइंग डन, कि कौन कौन सा काम करेगा उसी के बेसिस पे हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कटिंग वालों का अपना डिपार्टमेंट, असेंबली वालों का अपना डिपार्टमेंट, फिनिश करने वालों का अपना डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि अपने काम के साथ जो जो प्रोसेस, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसी के बेसिस पे हम उनका डिपार्टमेंट बना के उनसे काम ले सकते हैं। फिर हमने कहा कि हमारे पास आ जाता है कस्टमर डिपार्टमेंटाइजेशन, कि कहता है कि कस्टमर डिपार्टमेंटेशन
usually involves different units based on types of customer PSR. For example, one unit would be catering to products being sold to industrial consumers, and another manufacturing would be churning out products for household consumer. कि हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारे पास जो है ना हम कस्टमर के बेसिस पे चलेंगे कि कौन सा कस्टमर हमारे लिए क्या चाहता है। तो हमारे पास अगर बिजनेस का है हम उसके लिए अलग बना लेते हैं, जो हमारे कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं हम उसको अलग कर देते हैं। ठीक है, अब एक जो है ना हमारे पास क्या है कंपनी है, वो क्या कर रही है कि अगर वो जो है ना डायरेक्ट जो है ना कोई स्नैक्स वगैरह बना रही है तो क्या वो कंज्यूमर के लिए बना रही है और कस्टमर के लिए बना रही है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है कि वही कंपनी क्या कर रही है, वो जैसे हम जो है ना उसकी एग्जांपल लेते हैं एंग्रो फूड्स। एग्रो फूड्स क्या कर रहा है कि वो जो है ना फर्टिलाइजर्स वगैरह बना रहा है। ठीक है, तो वो उस जो है ना बिजनेस उनको जो है ना सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे साथ में क्या करके दे रहा है आपको, आपको आइसक्रीम्स वगैरह भी प्रोवाइड करके दे रहा है। वो किसके लिए, वो कंज्यूमर के लिए। अब आइसक्रीम आपके पास किसी के लिए रॉ मटेरियल तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि क्या है कि उसका अपना फंक्शन है, वो अपने जो है ना कंज्यूमर है उसके जो उसको परचेज करते हैं। तो इसी की तरह इन्होंने भी एग्जांपल दिया कि लुब्रिकेंट्स मैन्युफैक्चरिंग आपके पास क्या कर रहा है कि वो लुब्रिकेंट्स बना रहा है, लार्ज स्केल पे मशीन वगैरह उसने यूज किए हुए हैं जैसे फॉर प्रोडक्ट्स और जो है ना अदर ऑटोमोटिव के लिए चीजें बना रहा है। फिर इस तरीके से मार्केटिंग आ जाती है। ठीक है, तो मार्केटिंग को स्प्रेड कर दो कि जी हमारे पास ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया, रिटेल रिलेशन हो गया। ठीक है, सेल्स वालों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इंटरनल सेल्स फोर्सेस, एक्सटर्नल सेल्स फोर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स और कस्टमर के बेस पे आप उसको डिवाइड कर दो कि कौन कौन सा कस्टमर किस तरीके से डील कर रहे हैं। आप उनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लो और हर एक बंदा उसी के अकॉर्डिंगली अपने अपने कस्टमर्स को स्पेसिफिकली डील करेगा। तो वो जो है ना ज्यादा बेहतर हमारे पास हो सकता है। चौथा हमने कहा कि ज्योग्राफिक डिपार्टमेंटाइजेशन हो सकती है कि व्हेन अ मैन्युफैक्चरर हैज मोर देन वन लोकेशन इट इज ऑफन एडवांटेजियस टू डिवाइड कंपनी बाय रीजन। ठीक है, कि इलाके वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि कौन किस टेरिटरी में बैठा हुआ है वो उसी का हो जाएगा। ठीक है, जैसे बैंक्स होते हैं तो ब्रांच मैनेजर बना दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या होता है, एरिया मैनेजर। ठीक है, तो अब उसको एक एरिया दे दिया, उस एरिया का वो मैनेजर है, फिर दूसरा एरिया दूसरे को दे दिया, वो उसका मैनेजर हो गया। तो हम इस तरीके से भी एलोकेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास जो है ना मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या कर देगा कि जी अपने लिए जो है ना पाकिस्तान के लिए अपना वीपी होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, फिर बांग्लादेश के लिए अलग वाइस प्रेसिडेंट ठीक हो गया, फिर इंडिया के लिए अलग वाइस प्रेसिडेंट, फिर अमेरिका के लिए अलग वाइस प्रेसिडेंट। तो क्या होगा कि इस तरीके से वो क्या कर रहा है कि जियोग्राफिक डिपार्टमेंटाइजेशन कर रहा है। हर एरिया के अकॉर्डिंगली वो क्या कर रहा है, अपने अपने जो है ना रिसोर्स बंदा बिठा रहा है जो क्या कर रहा है वहाँ के ऑपरेशंस को देख रहा है और उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहा है। तो यही एग्जांपल इन्हें फोर्ड वालों की भी दी हुई है कि वो ग्लोबल 3 डिवीजन उसने बनाए हुए हैं, अमेरिका, एशिया पैसिफिक, यूरोप, मिडल ईस्ट और फिर अफ्रीका। तो उनका क्या है कि एग्जीक्यूटिव जो वीपी है वो इन डिपार्टमेंट का क्या कर रहे हैं, इंचार्ज है। ठीक है, तो ये कंपनीज जो है ना अपने फंक्शंस ग्रुप वाइज परफॉर्म कर रही है, जो ग्लोबल लेवल पे जो है ना अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे पास एरिया वाइज आप इस तरीके से उनको ज्योग्राफिकली भी डिपार्टमेंट बना सकते हैं और वो लोग अपना फंक्शंस जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज हमने कही डेलीगेशन। ठीक है, कि डिपार्टमेंटलाइज तो हमने देख लिया कि किस तरीके से आप जो है डिपार्टमेंटलाइज कर सकते हो तमाम चीजों को अपने जो है ना फंक्शन बेसिस पे और प्रोडक्ट बेसिस पे आप डिपार्टमेंट बना के काम जो है ना कर सकते हो। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है डेलीगेशन। डेलीगेशन क्या है, कहता है कि if all organization activities, strategic and routine can be managed by top executives, they need the need for a formal organization structure with the functional department, staff with people of different caliber, carrying out different activities would not have arisen, since it is not possible because of physical and mental limitation for one person to perform all activities with respect to all functional area. It becomes necessary that he gives part of his work to subordinates along with the commensurate authority to carry out the assigned task. This concept is called delegation. Shortcut में अगर हम कहें तो delegation is a process the manager uses in distributing work to the subordinates. ठीक है, कि डेलीगेशन दूसरों को काम असाइन करना, दूसरों को काम देना, क्योंकि एक बंदे का काम ये नहीं है कि वो सारे के सारे काम कर सके और ना ही वो हर एक काम का हर फन मौला हो सकता है कि हम समझे कि जी हर बंदा जो है, एक ही बंदा जो है ना वो डिफरेंट किस्म के टास्क बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। नहीं, वो जो है ना मेंटली स्ट्रेस हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, वो जो है तमाम के तमाम काम नहीं कर सकता। उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो हर एक चीज में हर फन मौला हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि उनको स्प्लिट कर देते हैं और स्प्लिट करके फिर हम उनको जो है ना टास्क असाइन कर देते हैं कि आप ये काम करो, आप दूसरा काम करो, आप जो है ना कटिंग करो, आप जो है ना क्या करो, फिनिशिंग करो, फर्निशिंग करो। हर एक को अलग अलग काम जो है ना हम असाइन कर देते हैं ताकि हमारे लिए जो है ना काम आसान हो जाए और हम डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से चल सकें। तो ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है, डेलीगेशन कहलाता है। तो हमने क्या कहा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में हमारे पास 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है डिसीजन मेकिंग के लिए कि हमारे पास जो है ना लेबर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। फिर हमने देखना होगा कि हम डिपार्टमेंटाइजेशन कैसे कर रहे हैं, कौन से डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर को फॉलो करें और फिर
उसके अकॉर्डिंगली हम किस तरीके से टास्क डेलीगेशन कर रहे हैं, काम दूसरों को असाइन कर रहे हैं ताकि हम जो है ना उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करवा सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, कहते हैं कि कंबाइनिंग बिजनेस स्ट्रक्चर्स, कि हम बिजनेस स्ट्रक्चर को किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। कहते हैं कि फॉर एक्सेप्शनली लार्ज मैन्युफैक्चर इट डज नॉट मेक मच सेंस टू लिमिट द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू जस्ट वन मॉडल। For example, Procter and Gamble four pillars refer to four departmentalization models which it uses at the same time। ठीक हो गया। क्या ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास है ना, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने कहा मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो एक के साथ अपने आप को बाउंड नहीं कर सकती कि उसने जो है ना इनिशियली स्टार्ट लिया था, लेट्स से प्रोडक्ट वाइज चला तो अब उसको थ्रू आउट ही प्रोडक्ट के साथ चलेगा। नहीं, उसको स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना पड़ता है, जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है वैसे वैसे उसको अपने स्ट्रक्चर्स वगैरह को भी अपडेट करना पड़ता है। तो कहता है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स को देखो तो उसने चार पिलर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जिसको जो है ना कहता है कि रेफर टू फोर डिपार्टमेंटेशन मॉडल। जिसको फोर डिपार्टमेंटाइजेशन मॉडल वो कहता है, ठीक है, किस चीज के बेसिस पे यूज कर रहा है। कहता है कि फर्स्ट pillar, global business unit organize the company by its product line, such as baby products, beauty products, fabric and home care etc। कि उसने पहला मॉडल जो प्रोडक्ट के वाइज किया हुआ है कि जो प्रोडक्ट बना रहा है बेबी के लिए, ब्यूटी के लिए, उन सब के अकॉर्डिंगली उसने क्या कर दिया, अपना एक प्रोडक्ट जो है डिपार्टमेंट्स बना लिए। Second pillar, selling and marketing operations groups are arranged with the geographical model for North America, Latin America, North America, Latin America, Asia, Pacific, Europe, China, India, the Middle East and Africa। ठीक है, अब उसने मार्केटिंग एक्टिविटीज सेलिंग की जो है चेंज कर दी। क्यों चेंज कर दी? क्योंकि मार्केटिंग हर इलाके का अलग अलग जो है ना वहाँ पे कल्चर्स हैं, वहाँ पे अलग अलग जो है ना थॉट्स हैं, बिलीव्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली उसका एडवर्टाइज करेगा तो फिर ज्यादा बेहतर होगा। जैसे अगर हम देख लें ओरियो का ऐड होता था, कि अगर आपने देखा हो तो अफ्रीका में अगर उसके जो है ना ऐड होता था तो वहाँ पे ब्लैक चाइल्ड होता था, अमेरिका में जो है ना व्हाइट होता था, हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में ब्राउन होता था, फिर अफ्रीका में जो है ना उनकी लैंग्वेज में वो ऐड बना होता था, इंडिया में उनके लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली, अमेरिका में उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली, पाकिस्तान में हमारे लैंग्वेज और कल्चर के अकॉर्डिंगली ऐड बनाया गया। तो इसीलिए यहाँ पे अगर वो इस तरीके से इन कल्चर सेंसिटिविटीज का ख्याल नहीं रखेगा, ठीक है, तो क्या होगा, रेसिज्म आपके पास होना शुरू हो जाएगी, या रिलीजन जो है ना वो एक दूसरे को टारगेट करना शुरू कर देंगे। तो उन चीजों को ओवरकम करने के लिए उन्हें क्या कर दिया, सेलिंग और मार्केटिंग ऑपरेशंस उन्होंने एक जियोग्राफिकली जो है ना डिजाइन कर दिया। थर्ड पिलर, global business services division also uses a geographic model to support its other business units in areas like accounting, information technology, payroll and facilities management। कि थर्ड उसने क्या कर दिया, सर्विसेज डिवीजन बना दिया और वो जो है ना क्या करे, ज्योग्राफिक मॉडल को यूज कर रहा है। ठीक है, वहां पे उसके जो बिजनेस है जैसे अकाउंटिंग हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी का जितना डिपार्टमेंट, पेरोल सैलरीज वगैरह का जो सिस्टम है, और फिर फैसिलिटीज मैनेजमेंट के किसको क्या फैसिलिटीज देंगे, क्या क्या जो है रिसोर्सेज हम उनको प्रोवाइड करेंगे, इसको इन्होंने क्या कर दिया, ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। क्योंकि हर एक जगह वो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल नहीं होती, वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए ज्योग्राफिकली हम जो है ना वो क्या करें, उस मॉडल को इस्तेमाल करें। चौथा पिलर उसका क्या है, कहते हैं कि फोर्थ पिलर, कॉर्पोरेट फंक्शन यूजेस फंक्शनल मॉडल, provides a company with resources such as human resource, legal, marketing, research and development and business development। ठीक है, कि अब वहां पे जब कॉर्पोरेट के फंक्शंस आ गए, कंपनी के जो फंक्शंस आ गए, वहां पे उस लेवल पे फिर क्या कर रहा है कि वो फंक्शनल जो है ना डिपार्टमेंट बना रहा है, कि ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट बना के वो ह्यूमन रिसोर्स का काम ले रहा है, लीगल का बना के लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करा रहा है, मार्केटिंग वालों को मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों को, R&D वालों को वहां पे अलग बिठाया हुआ है। ठीक है, तो इनके फंक्शन वाइज भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की है। फिफ्थ पिलर, global business service division also uses geographic model to support its other businesses units and areas like accounting, information technology, payroll facilities। ठीक है, कि अगेन वही रिपीट यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है कि हमारे पास क्या है, कि ग्लोबल बिजनेस के लिए वो जो है ना सर्विसेज को ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो वही हमारे पास फोर पिलर्स हैं। ठीक है, दैट इज द सेम रिपीटिशन हमारे पास इसकी चल रही है, तो इसको जो है ना कट कर दे, कि हमारे पास जो है फोर पिलर्स मॉडल, हमारे पास फोर डिपार्टमेंटाइजेशन मॉडल यूज कर रहा था। ठीक है, किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लो, अपने सेलिंग एंड मार्केटिंग को ज्योग्राफिकली उन्होंने किया, और फिर जहाँ पे जो है ना अकाउंटिंग और इसके एरियाज आ गए तो उसको भी उन्होंने ज्योग्राफिकली कर दिया। ठीक है, और फंक्शन वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको, और जो है ना लीगल और इन एक्टिविटीज को इन्होंने क्या कर दिया, जो है ना अपने जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं उसको देखते हुए उन्होंने फंक्शन मॉडल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कंपनी कोई भी जो है ना एक ब्लेंड ऑफ स्ट्रक्चर अपने पास बना सकती है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही साथ ही चिपकी रहेगी और वो एक ही मॉडल को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट कहता है कि चूजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर
कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम कैसे चूज कर सकते हैं, कि हम कहें कि यार मेरे लिए जो है ना कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ज्यादा सूटेबल है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेरे लिए सूटेबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना क्या करेगी, वो देखेगी, कुछ चीजों का ख्याल रखेगी और उसी के अकॉर्डिंगली जो है ना वो डिजाइन करेगा स्ट्रक्चर को। कहते हैं कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद लिमिटेड वर्कफोर्स में be able to work efficiently as a functional structure. However, when the company grows, when more products are added to the production facilities, and when a sound second or third plant is needed, the questions surrounding organizational structure become much more complex. कि एक छोटे डिपार्टमेंट तो बड़ा आसान है, आपने फंक्शनल डिपार्टमेंट बना लिया और वो काम कर रहा है, लेकिन जब कंपनी ग्रो हो गई, दो तीन और प्लांट आपने लगा लिए, तो फिर वहां पे ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ये एक ही डिपार्टमेंट को यूटिलाइज कराएगी और वो जो है फंक्शन वाइज चलेगा। फिर उसको जो है ना सोचना पड़ेगा कि मैंने अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है, उसको अपग्रेड करना है। तो कहते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू अलाइन द चॉइसेस इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद द कंपनी स्ट्रेटजीज। दिस इन्वॉल्व्स आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन। ठीक है, कि अपने जो आपके जो है ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज है उसके साथ स्ट्रक्चर को देखो कि मेरे मकसद क्या है, मैं क्या चार चीजें जो है ना अचीव करना चाहता हूँ। सो कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास पूछने पड़ते हैं, अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं कि मैं इनका आंसर करूं, यही चीज मुझे गाइड करेगी कि कौन सा स्ट्रक्चर मेरे लिए सूटेबल है। पहला कहता है कि शुड मैन्युफैक्चरिंग रिस्पांसिबिलिटी बी सेंट्रलाइज्ड और शुड डिसीजन बी मेड लोकली टू अकाउंट फॉर रीजनल डिफरेंसेस। कि मैं सेंट्रलाइज बैठ के तमाम के लिए डिसाइड करूं कि कौन से इलाके में क्या होगा, क्या बनाया जाएगा, क्या नहीं बनाया जाएगा, उन तमाम का फैसला करूं, या फिर मैं उसको लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, अकाउंट कर दूं, कि मैं कहूं कि रीजनल वाइज वाले जो मैनेजर ज्यादा समझते हैं कि उनके इलाके में कौन सी चीज ज्यादा सूटेबल है, कौन सी स्ट्रेटजी ज्यादा सूटेबल है, कौन सी सूटेबल नहीं है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। सेकंड कहता है कि हाउ कैन यू बेस्ट इंश्योर टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स आर इंप्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल बिजनेस यूनिट। और आप इस चीज को इंश्योर कैसे कराओगे कि टेक्नोलॉजी के जो स्टैंडर्ड है वो तमाम बिजनेस यूनिट्स में प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं। आप इस चीज को एश्योर करा सकते हो कि मैं डिपार्टमेंट वाइज कर रहा हूँ तो ये बेहतर होगा, फंक्शनल वाइज कर रहा हूँ तो वो ज्यादा बेहतर होगा। थर्ड कहता है कि शुड यूनिट्स लाइक इंजीनियरिंग, एसेट मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस बी इंटीग्रेटेड इनटू मैन्युफैक्चरिंग और सेपरेट फ्रॉम इट। जैसे आपके पास जो है ना इंजीनियरिंग का काम हो गया, या फिर एसेट की मैनेजमेंट है कि हमें फंड्स एलोकेशन कहाँ करनी है, फंड्स कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, या फिर मैंने अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से अरेंज करना है, बैलेंस शीट और इन चीज़ों को कैसे देखना है, मेंटेन करना है। तो अब क्या मैं इसको मैन्युफैक्चरिंग के साथ कनेक्ट कर दूं या फिर इनको अलग कर दूं, यार ये इनका काम इसके साथ नहीं है। कोर काम मेरा क्या है, वो मेरा काम है प्रोडक्ट को डिजाइन करना, डिवेलप करना, उसको प्रोड्यूस करना। ना कि मेरा काम जो है ना ये हो कि मैं सारे के सारे टेंशन जो है ना अकाउंटिंग के ऊपर लगा दूं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लांट मैनेजर, कि एक प्लांट का मैनेजर जो बैठा हुआ है उसका क्या काम होगा, उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, वो किस चीज को ज्यादा इंफेसाइज करेगा, तमाम डिपार्टमेंट्स को देखेगा, उसके अंडर जितने लोग बैठे हैं उसको देखेगा, या फिर वो प्लान बनाएगा और या जो है ना हम उसको प्लान देंगे और वो सेंट्रलाइज तरीके से हमारे प्लान्स को फॉलो करेगा। और फिर लास्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ विल रिस्पॉन्सिबिलिटी बी ऑर्गेनाइज बिलो द प्लांट, कि उसके अंडर जो यहाँ पे बिलो स्ट्रक्चर में लोग आ जाते हैं, देखिए वो लोग किस तरीके से जो है ना इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखेंगे, किस तरीके से इन टास्क को परफॉर्म करेंगे। So overall, a manufacturing business function best when its facilities, technology, and policy are integrated with recognized priorities of corporate strategy. That's how a manufacturing business gain efficiency by improving its operations and productivity. ठीक है, कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या है जो चीज हमारे लिए मैटर करती है वो ये है कि हम अपने जो है ना स्ट्रैटेजीज को देखें, हम लॉन्ग टर्म के प्लान्स को देखें अपने, कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मैं कौन सी चीज अचीव करना चाहता हूँ, कौन सी अचीव नहीं करना चाहता। तो उसके लिए वो अपने फैसिलिटीज को देखेगा, उसी के अकॉर्डिंगली वो अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करेगा कि मैं कौन से स्ट्रक्चर को बेटर यूटिलाइज कर सकता हूँ, मैं फंक्शन वाइज जाता हूँ या कोई और फंक्शन की तरह जाता हूँ। लेकिन कहता है कि हमारे पास अगर फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी इसके अकॉर्डिंगली ये सारे के सारे कनेक्टेड हो हमारे स्ट्रेटजी के साथ, तो हमारे गोल्स इजिली अचीव हो सकते हैं और हमारी एफिशिएंसी हासिल हो सकती है। So the manufacturing organization also needs to be consistent with the corporate priorities. However, simplicity of design is the main element, which in turn requires to have a balance between two extreme structures, such as either a product or a process-focused form of organization. The proper section of an optimal organizational structure can smooth a company's growth by lending stability and efficiency to its operations. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हमने क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है ना वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, उनकी जो है ना क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी चीज उसके लिए मैटर करती है, वो उसके अकॉर्डिंगली उसको डिजाइन करेगा। और फिर जितना वो सिंपल डिजाइन बनाएगा वो उतना ही ज्यादा सूटेबल होगा उसके लिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो इन दो चीजों के दरमियान जो है ना डिफ्रेंशिएशन कर सके, एक बैलेंस इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। किस चीज के दरमियान, कि मैं जो है ना क्या करूं कि प्रोडक्ट वाइज चलूं,
या फिर प्रोसेस के ऊपर फोकस करूं, कि मैं जो है ना प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो है ना काम करना शुरू कर दूं, या फिर मैं अपने प्रोसेसेस को एफिशिएंट बना लूं और उसके ऊपर चल सकूं। तो मेन मेन चीज हमारे लिए क्या है कि मैं अपने जो है ना प्रोसेस और प्रोडक्ट जो भी मेथड को यूज कर रहा हूँ उनको एक ऐसे सिस्टम के साथ चलाऊं कि मैं जो है ना उससे ज्यादा से ज्यादा जो है ना एफिशिएंसी हासिल कर सकूं। और अगर उसके लिए मैं एक प्रॉपर ऑप्टिमम एक लेवल स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ठीक है, तो कंपनी की ग्रोथ जो है ना बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है और हमारी रिलेशन बड़ी स्टेबल हो सकती है और हमारे रिलेशन जो है ना बड़े स्मूथली परफॉर्म हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको जो है ना प्रॉपर तरीके से मैनेज ना कर पाए अपने प्रोडक्ट्स और प्रोसेस के फोकस को, तो फिर हमारे पास जो है ना कम्प्लेक्सिटीज इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। हमें उसको प्रॉपरली जो है ना एफिशिएंटली मैनेज करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है कि एज ए ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ता है। सो कहते हैं कि हमारे पास अगर जब जो बात हमने की कि कंपैरिजन हम देख कर लेते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड और प्रोसेस बेस्ड जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो हम उनको जो है ना तीन चीजों पे देख रहे हैं। एक हमने कहा कि की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी क्या होंगी, प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, और प्रोसेस बेस्ड का क्या काम है। तो कहते हैं कि अगर हम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें तो हमारे पास कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉस्ट और प्रॉफिट असाइन, कि हमारे पास जो है ना किस तरीके से हम जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए और प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो अगर हम इसको प्रोडक्ट बेस्ड देखें तो प्रोडक्ट ग्रुप्स लेवल के अकॉर्डिंग हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हमारे पास जो है ना कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है, कौन सा ज्यादा यूजफुल नहीं है, हम उसके अकॉर्डिंगली इन चीजों को डिसाइड करें। प्रोसेस बेस्ड में चलें तो सेंट्रलाइज्ड एट कॉर्पोरेट लेवल के जो है ना हमारे पास कॉर्पोरेट लेवल पे, देखिए हमारे पास जो है टॉप लेवल पे क्या होगा, ये सेंट्रलाइज वो डिसाइड करेगा कि कौन कौन से बंदा क्या काम करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, मैनेजर उसके लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करेगा। सेकंड, सेंट्रलाइज्ड कॉर्पोरेट स्टाफ रिलेटेड, तो प्रोडक्ट बेस में तो स्मॉल होता है, हमारे पास प्रोसेस में लार्ज होगा क्योंकि प्रोसेस में हमने कहा कि वहाँ पे सेंट्रलाइज ज्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट वाइज चल रहे हैं तो फिर हमारे पास जो है ना सेंट्रलाइजेशन नहीं होगी बल्कि वो रीजन वाइज डिवीजन, तो वो जो है ना मार्केटिंग वालों की असिस्टेंस करेगा, उनको बेहतर यूटिलाइज करेगा, उनको गाइड करेगा और एचआर की पॉलिसीज उनको देगा कि कौन से जो है ना किस तरीके से हायरिंग करनी है, किस तरीके से फायरिंग करनी है, इन चीज़ों के बारे में डिसीजन मेकिंग करेगा। और फिर रिक्रूटमेंट कौन करेगा, ठीक है, कि वो जो है रिक्रूटमेंट ऑफ प्लांट कंट्रोलर, कि किस तरीके से प्लांट को जो है ना वो प्रॉपर तरीके से चलाया जा सकता है, उसके लिए जो है ना कंट्रोलर्स कौन होंगे, कौन उसको जो है ना प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाएगा, उनके लिए हायरिंग वगैरह करना ये इनका काम है। प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, असिस्टेंट इन प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग, प्लांट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एज अ कॉस्ट सेंटर, कि वो जो है ना देखेगा कि हमारे पास जो है ना रिसोर्सेज कहाँ से ला जाएंगे, कैसे उसको हम प्रोवाइड करेंगे, हम अपने सामान वगैरह को इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करेंगे, कितनी प्रोडक्शन करनी है कितनी नहीं करनी, कब हमने जो है ना चीज़ें लेकर आनी है कब नहीं लेकर आनी, इनके बारे में देखना। और फिर प्रोडक्शन क्या है, कब हमने क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करनी है, उसके बारे में हमारे पास डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करती है। ठीक है, और इनकी जो है ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और फिर हमारे पास जो है ना प्लांट की परफॉर्मेंस ही उसके बेसिस पे हम इवेलुएट करते हैं कि कौन सा प्लांट हमारे लिए जो है ना क्या है, हमें जो है ना एक बेहतर फायदा देता है। प्रीवियस में अगर हम देखें तो वहाँ पे क्या था कि परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ प्लांट कंट्रोलर्स एज अ प्रॉफिट सेंटर, कि वहाँ पे प्लांट कंट्रोलर जो हमारे पास है वो हमारे पास जो है ना प्रॉफिट सेंटर्स है, उसी के बेसिस में इवेलुएट करते थे। यहाँ पे प्रॉफिट प्लांट का परफॉर्मेंस जो है ना वो मैटर करती है और हम उसे सेंटर कंसिडर करते हैं। और फिर लास्ट में कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो क्या हुआ, प्रोडक्ट वाइज असिस्टेंट टू मार्केटिंग, प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक, प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग एंड मैनेजमेंट लेवल रिक्रूटमेंट फॉर प्लांट। के मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी क्या होगी कि वो मार्केटिंग वालों को असिस्ट करेंगे, ठीक है, लॉजिस्टिक्स वगैरह अरेंज करके देंगे, जो वहाँ पे उसके जो है ना टॉप पे ऊपर जो है ना लेवल पे जो है ना परफॉर्म हो रही थी, यहाँ पे इनका काम जो है ना मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेवल पे होगा कि प्रोडक्शन की स्केड्यूलिंग करना, मैनेजमेंट लेवल की रिक्रूटमेंट करना, ये सारे के सारे काम प्रोडक्ट में होंगे। प्रोसेस में अगर हम देखें तो क्या हुआ कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेशन लेवल रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑपरेशनल स्टाफ, कि वो अपने जो है ना ऑपरेशन एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, उनकी प्रोडक्शन, उनकी जो एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है वो कैसे एफिशिएंटली इफेक्टिवली हो सकते हैं, और उनके लिए प्रॉपर तरीके से रिक्रूटमेंट करेगा। और जहाँ पे जो एम्प्लॉइज लैग करेंगे उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए हेल्प आउट करेगा कि हम उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे सकें और इनके स्किल्स को हम इनहेंस कर सकें। ठीक है, सो हमने देखा कि हमारे पास जो है ना क्या था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन वो अपने नीड के अकॉर्डिंगली, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस चॉइस की तरफ जाना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहते हैं या फिर वो जो है ना प्रोसेस की तरफ जाना चाहते हैं। अगर वो दोनों को जो है ना करना चाहते हैं तो उसके दरमियान एक बैलेंस, एक ऑप्टिमम स्ट्रक्चर मेंटेन करना बड़ा जरूरी हो जाता है। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग है वो एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी हासिल नहीं कर सकेंगे। सो ये आज का हमारा टॉपिक था।
अगर आप में यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।